Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज के वीडियो का एजेंडा क्या है? आज के वीडियो में हम लोग आरटीपी जीएसटी का जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथ में फटाफट कम से कम टाइम में आपका हर एक कंसेप्ट अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ये एमसीक्यू कैसे सॉल्व हो रहा है कम से कम टाइम में। जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिख के रखी है चीजें, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है, तो फटाफट मैं आपका एक्सप्लेन करता रहूंगा और हर एक चीज हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं, जो एक केस स्टडी रहता है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू बना के लोग 4-5 एमसीक्यूज देते हैं, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेसर्स अदिति एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म registered under GST is undertaking various government projects। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेती है अदिति एंड कंपनी, जो कि कौन है, एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। द फर्म हैज लेट आउट ऑन हायर द फॉलोइंग व्हीकल। इसने क्या किया है, भाड़े पे दिया है ये 3 व्हीकल जो दिख रहे हैं ना, इसको क्या दिया है, रेंट आउट कर दिया है। सबसे पहला एक मोटर व्हीकल है जिसको रेंट आउट किया है, जिसका कैपेसिटी कितना है, 15 लोग से ज्यादा बैठ सकते हैं मोटर व्हीकल में। किसको दिया है, टू स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है। Second point, an electricity motor vehicle to carry more than 12 passenger to a local municipal corporation। एक इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल है जो इसने रेंट आउट कर दिया है, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को किया है। जो मोटर व्हीकल का सिटिंग कैपेसिटी कितना है, 12 पैसेंजर्स। कितना है, 12 पैसेंजर्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी अप टू 12 पैसेंजर, मतलब यहाँ पे मोर देन 12 है, यहाँ पे भी मोर देन 12 है, यहाँ पे अप टू 12 है, मतलब छोटा गाड़ी है बेसिकली। एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी अप टू 12 पैसेंजर किसको किया है, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किया है। तो यहां तक इन्होंने पहला डिटेल दे दिया है, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये तो श्योर है। और यहां से क्या अपने को हिंट मिलता है, याद करो हम लोग ने एग्जेम्पशन टॉपिक पढ़ा था, उसमें अगर अपन गवर्नमेंट को कुछ लेट आउट करते हैं गाड़ी वगैरह, तो उसके केस में कुछ आप जो पैसा मिलता है उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, यहाँ से कुछ हिंट मिलता है। देखते हैं, मैं आपको अपने नोट्स भी बता दूंगा कि कैसे क्या है। ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या है। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। द फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला पॉइंट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वर अवेल्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराया है, जिसके लिए आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है। समझो इसने 10 लाख का बिल बनाया और उसके ऊपर 1.1 लाख रुपीस टैक्स लिया है, तो ये 1.1 लाख का टैक्स आपने पे कर दिया। सर इसका आईटीसी मिलेगा क्या? सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक क्रेडिट में आता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी आता है। सर बराबर है, पर उसका एक्सेप्शन है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले लेते हो तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1-2 और एक्सेप्शन थे, अगर आप बीच में सब कॉन्ट्रैक्टर हो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप रेवेन्यू नेचर का कर रहे हो कोई काम तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट। तो ये केस में मिलेगा क्या क्रेडिट? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप क्या करो, प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या करो, वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, GST amount to 70,000 was paid on account of demand of the department due to fraud in return filing। आपने क्या किया था, पहले आपने कोई रिटर्न फाइलिंग किया था जिसमें आपने फ्रॉड केस दिखाया था, तो कुछ गलत बोलते बोलते अमाउंट दिखाए थे। ठीक है, उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा और आपके लिए 70,000 रुपीज का गिफ्ट दिया कि अभी आपको हमको गिफ्ट देना है, कितने का, 70,000 रुपीज का एज अ टैक्स। तो ये 70,000 का आप क्रेडिट ले सकते हो क्या? याद करो आईटीसी में साफ साफ बोला था इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने एज अ पहले फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ये 3 केस की वजह से अगर आप कोई क्रेडिट, कोई टैक्स पे करते हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, गुड्स वैल्यूइंग ₹10 lakh, जीएसटी ऑन द सेम इज ₹1 lakh वर रिसीव्ड 180 डेज अगो। मतलब 180 दिन पहले आपको 10 लाख रुपए का गुड्स मिला था, जिसके ऊपर आपने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया था। इनवॉइस ऑल्सो इशूड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई। उस दिन आपने क्या, इनवॉइस भी इशू कर दिया था। ठीक है, इनवॉइस इज मतलब आपको इनवॉइस मिल गया था। बेसिकली आपने गुड्स परचेज किया है, कितने का किया है, 10 लाख का किया है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए जीएसटी है। 180 दिन पहले, 180 दिन से याद आया कि एक प्रोविजन था 16 में, सेक्शन 16 में एक प्रोविजन था कि अगर आप आईटीसी, जब भी आप गुड्स आएंगे प्लस आपको इनवॉइस आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, आईटीसी ले लोगे। पर आपको एक कंडीशन ध्यान रखना था कि 180 दिन के अंदर आपको उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर देना है। अगर 180 डेज में आप पेमेंट नहीं कर पाते तो जितना आईटीसी है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। सर समझो मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया, 10 लाख का अमाउंट है, 5 लाख पे कर दिया, 5 लाख नहीं किया, तो जितना पे नहीं किया उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट का रिवर्स हो जाएगा। समझो एक केस में 1 लाख रुपए अमाउंट है, 5 लाख पे कर दिया, 5 लाख नहीं किया, तो 5 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा और बचे हुए 5 लाख का क्रेडिट जो क्या है, रिवर्स हो जाएगा।
सिंपल चीज है। यस, गुड्स वैल्यूइंग ₹10 lakh, GST on the same ₹1 lakh were received 180 days ago. Invoice also issued on the date of receipt of supply. जब आपको सप्लाई मिला तब इनवॉइस भी मिल गया तो आपने क्रेडिट ले लिया वो दिन। For which payment has been made till date to the extent ₹4 lakh toward the value 40,000 toward the tax. ये क्या बोलता है, मतलब उसके रिलेटेड टोटल 10 लाख का सामान था, उसमें से 4 लाख का पेमेंट आपने कर दिया है, 6 लाख का पेमेंट आपने नहीं किया। 4 लाख का पेमेंट उसके सामने 40,000 का टैक्स हो गया है सेट ऑफ, बचा हुआ 60,000 का जो टैक्स है, 60,000 कैसे आया, 1 लाख टोटल टैक्स का अमाउंट था, उसमें से 40,000 रिमूव कर दोगे तो 60,000 जो आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर। The firm made 2 independent outward supply in which the value of supply was understated in one case 75,000 and overstated by 45,000 in other case। मतलब क्या आपने दो इनवॉइस इश्यू किए थे, एक इनवॉइस में वैल्यू आपने कितना 75,000 से कम बता दिया, मतलब आपका वैल्यू होना चाहिए था 2,75,000 फॉर एग्जांपल, आपने दिखा दिया 2 लाख रुपीस कम दिखा दिया। दूसरे इनवॉइस में आपने वैल्यू ओवरस्टेट कर दिया, मतलब आपको वैल्यू दिखाना चाहिए था कितना 1,55,000, आपने दिखा दिया 2,45,000 रुपीज से ज्यादा दिखा दिया, यहाँ पे 75,000 रुपीज से कम दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना सेक्शन 34 पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन 34 क्या बात करता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करता है। सेक्शन आपको पता है क्या कैसे फ्लो होता है जीएसटी में। देखो सेक्शन 1 क्या होता है आपका, फटाफट एकदम 1 मिनट का टाइम दो। सेक्शन 1 क्या होता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्शन। सेक्शन 2 डेफिनेशन, 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई, 9 आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा, 10 कंपोजिशन लेवी हो जाएगा, करेक्ट है, 11 एग्जम्पशंस, 12, 13, 14 टाइम ऑफ सप्लाई, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 16 से लेके 21 आपका आईटीसी आ जाता है, 22 से लेके 30 तक आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, 31 से 34 आपका इनवॉइस आ जाता है, 35, 36 आपका अकाउंट्स के बारे में आता है जो सीए इंटर में नहीं है, 37 से लेके कुछ 47 तक रिटर्न आते हैं, 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर आ जाएगा, 49, 50 पेमेंट ऑफ टैक्स आते हैं, फिर 51, 52 के बाद टीडीएस, टीसीएस के प्रोविजन आते हैं जो सीए इंटर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेक्शन फ्लो होता है जीएसटी का। तो 34 जो सेक्शन है वो क्या बात करता है, आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करता है। डेबिट नोट कब इशू करना पड़ता है पता है, और क्रेडिट नोट कब इशू करना पड़ता है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट सी बहुत ही छोटी सी माइनर चीज है, बस इतना पता है तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट पता है। देखो आपने अगर टैक्स कम चार्ज किया है पहले और अभी आपको टैक्स बढ़ाना है तो आप डेबिट नोट इशू करोगे। टैक्स कम चार्ज किया है, टैक्स बढ़ाना है, ये केस में आपने क्या किया है, 75,000 रुपीज से कम में इनवॉइस इशू किया है आपने, करेक्ट है। आपको 75,000 रुपीज कम सेल्स दिखाया है तो टैक्स भी 75,000 के ऊपर कम इशू किया रहेगा, तो उसको बढ़ाएंगे तो डेबिट नोट इशू कर देंगे। पहले टैक्स लायबिलिटी ज्यादा दिखा दिया था, अभी कम करना है तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। सिंपल है। और डेबिट क्रेडिट ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, क्यों बोला जाता है, क्योंकि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंशन करता है उस हिसाब से बोला जाता है। द फर्म रिसीव, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द फर्म रिसीव सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स from registered person on which tax has been payable under reverse charge mechanism। registered person से उसने कुछ ऐसा सामान लिया है जिसके ऊपर उसको आरसीएम में टैक्स भरना है। ठीक है सर। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जितना भी ऊपर अमाउंट दिया हुआ उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, अलग से टैक्स लगाना है wherever applicable। ऑल ट्रांजेक्शन रिफर्ड टू अबव इज इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ऑल द कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल, जितनी भी कंडीशन है आईटीसी के फुलफिल कर ली है, पर कुछ चीजें दी हुई है जो नहीं है वो तो नहीं है, जैसे 180 डेज में उसने पेमेंट नहीं किया तो वो नहीं है, बाकी सब जो कंडीशंस होती है, इनवॉइस आ चुका है, गुड्स आ चुके हैं, वो सब कंडीशंस क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ तक अपना सब क्लियर है, एक बस अपने को वो देखना था कि जो एग्जाम्पशन वाला पॉइंट था वो क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हैंड रिटन एग्जाम्पशन के 10-12 पेज के नोट्स है, 14 पेजेस के, जिसमें पूरा एग्जाम्पशन कवर है, ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहिए तो देख सकते हो। ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे अगर आप हायर का सर्विस देते हो, कौन सा सर्विस देते हो, हायरिंग मतलब रेंटिंग आउट का सर्विस देते हो, किसको रेंट पे दे रहे हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हो रेंट पे, क्या दे रहे हो, मोटर व्हीकल दे रहे हो दैट कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, तो एग्जम्पशन मिलेगा। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मोटर व्हीकल दे रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, ये क्वेश्चन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं। अगर आप लोकल अथॉरिटी को मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल बेसिकली अगर दे रहे हो और 12 पैसेंजर से ज्यादा है लोग, मतलब कैरी कर रहा है वो, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ जो स्कूल जाते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेंट आउट करते हो तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये बी पॉइंट और डी पॉइंट तो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। कौन कौन से, अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो
या फिर आप लोकल अथॉरिटी को देते हो इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल जिसमें 12 पैसेंजर से ज्यादा लोग आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा। बस यही दो एग्जम्पशन है, करेक्ट है। तो ये एग्जम्पशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो मोटर व्हीकल लेट आउट किया है, व्हीकल 15 पैसेंजर से ज्यादा, 12 लोग से ज्यादा है, पर किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया है, तो इसका कोई एग्जम्पशन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल है, करेक्ट, 12 लोगों से ज्यादा है, यस। किसको दिया है? लोकल म्यूनिसिपैलिटी को दिया है, मतलब लोकल अथॉरिटी को दिया है, एग्जम्पशन मिलेगा? यस मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल है, 12 पैसेंजर से ज्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, अप टू 12 पैसेंजर है, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ कौन सा मिलेगा? ये वाले केस में मिलेगा, लोकल अथॉरिटी वाले केस में, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ क्या बोलता है। In respect of a vehicle let out on hire by firm, services that are exempt from GST, कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है GST से? तो सबसे पहला पॉइंट है लेटिंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं मिलता, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेटिंग आउट ऑन हायर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल टू लोकल म्यूनिसिपैलिटीज को मिलेगा, मैंने जैसे आपको बताया, मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, लेटिंग आउट ऑन हायर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसको मिलता था, पर अगर 12 लोगों से ज्यादा पैसेंजर की कैपेसिटी होती ना व्हीकल की तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। यहाँ पे 12 अप टू 12 है तो नहीं मिलेगा, तो सिर्फ सेकंड वाले को मिलेगा। तो ऑप्शन बी में जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Determine the amount of ITC to be claimed by firm for the month of October. अक्टूबर मंथ में फर्म को कितना आईटीसी मिलेगा? देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का 1,10,000 का आईटीसी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट है, पर प्लांट एंड मशीनरी है तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा। फ्रॉड केस में जीएसटी पे हुआ है, उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? टोटल 1.1 लाख ही मिलेगा, क्योंकि ये जो 4 लाख वाला केस था ना, ये तो आपको पहले आपने आईटीसी ले लिया है, जब भी वो पुराना 180 दिन पहले आपने जब इनवॉइस आया था आपके पास, तब इसका आपने 40,000 का क्या ले लिया था? क्रेडिट ले लिया, पूरा 1 लाख का बेसिकली क्रेडिट ले लिया था। तो ये अभी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 2 केसेस कवर्ड थे। फ्रॉड का तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, और इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? अक्टूबर मंथ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टोटल 1.10 लाख का आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। 1.10 लाख, बी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कितना आईटीसी ऐड होगा? तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में मतलब बेसिकली रिवर्स कितना होगा आईटीसी? तो सिर्फ ये एक केस था जिसमें आपका आईटीसी रिवर्स हो रहा था, करेक्ट है। 10 लाख रुपीज का अमाउंट था, करेक्ट, 10 लाख रुपीज का अमाउंट था, उसमें से 4 लाख रुपीज पे कर दिया था 180 डेज के अंदर अंदर, तो इसका आईटीसी तो आपको मिल जाएगा। 6 लाख रुपीज पे नहीं हुआ था, तो इसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। 6 लाख के लिए अमाउंट कितना था? 60,000 था, तो 60,000 के अमाउंट का आईटीसी क्या आप कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। तो 60,000 इज करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन समझे, होप सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 क्वेश्चन, थर्ड बी है, और ये केस में क्या था? कितना होगा? 1,10,000 होगा, सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्टर वाला, और यहाँ पे सिर्फ आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी वाला आपको एग्जम्पशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड बाय द फर्म फॉर अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू? मतलब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाला मैंने समझाया था ना आपको। ये देखो, यहाँ पे 75,000 क्या किया है आपने? अंडरस्टेट किया है। अगर अंडरस्टेट किया है मतलब क्या? आपने जो सेल्स है वो 75,000 रुपीज से कम बताया है, तो टैक्स भी आपने कम भरा रहेगा। सेल्स का सीधा सीधा टैक्स से रिलेशन है, अगर सेल्स कम दिखाए तो आपने टैक्स भी कम भरा रहेगा। अभी आपको क्या करना है? टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाना है, तो आपको क्या इश्यू करना पड़ेगा? डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। तो 75,000 के लिए आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। ओवर स्टेटेड मतलब क्या? आपने 45,000 रुपीज से सेल्स बढ़ा दिया है, तो आपका टैक्स भी बढ़ गया रहेगा। अभी आपको टैक्स कम करना है, तो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। 45,000 रुपीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। तो 75,000 के लिए आपको क्या डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा? ये सही है। 75,000 के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा क्या? नहीं। 45,000 के लिए डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा? नहीं। 45,000 के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 1 और 4 जो है वो आपके आंसर है। देखते हैं कहाँ पे 1 एंड 4। 1 एंड 3 नहीं, 1 एंड 2 एंड 3 नहीं, 1 एंड 4, तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इज इट ओके? यस। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is correct in respect of supply of goods received by the firm which are taxable under reverse charge?
रिवर्स चार्ज में अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई आप ले रहे हो, आपको टैक्स भरना है, तो आपको याद रहेगा, देखो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो केस में आपको इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ता है और पेमेंट वाउचर भी इश्यू करना पड़ता है। इनवॉइस चैप्टर मैराथन में डाला है भाई, देख लेना। पेमेंट वाउचर भी इश्यू करना पड़ता है, करेक्ट है। बट अगर 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 ध्यान से सुनो, अगर सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस तो वो खुद इश्यू करेगा, आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा जिसका पेमेंट आप सप्लायर को करोगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे सप्लायर जो था वो रजिस्टर्ड था, मैंने आपको बताया था, हाईलाइट किया था, एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। जो सप्लायर था वो रजिस्टर्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द फर्म रिसीव सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसी, ठीक है, रजिस्टर्ड है। तो मतलब आपको सिर्फ क्या इशू करना है, सिर्फ आपको पेमेंट वाउचर इशू करना है, इनवॉइस इशू नहीं करना है। इनवॉइस तब इशू करना पड़ता अगर सप्लायर जो था वो अनरजिस्टर्ड होता, तो वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता था, तो आप ही खुद को एक इनवॉइस दे देते कि भाई ठीक है। फर्म शाल इशू अ पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, ये तो सही है। फर्म शाल इशू इनवॉइस नहीं करना पड़ेगा। फर्म शाल इशू रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर कब इशू करते हैं पता है, जब आप कुछ एडवांस में पैसा ले रहे हो, जब आप कुछ एडवांस में पैसा ले रहे हो और अभी आपको बाद में कभी सप्लाई करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, केस में रिसिप्ट वाउचर इशू कर सकते हो। और फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट, भाई ऐसा थोड़ी होगा। तो आपका वन सही है, वन क्या है आंसर, 5 का ए आंसर, 5 का 1 आंसर है जो कि सही है, मतलब ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। साहिल इज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, साहिल करके एक आदमी है जो दिल्ली का रेजिडेंट है, इज हैविंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन वसंत विहार। वसंत विहार करके कोई दिल्ली में जगह है, उसका उसके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, घर है उधर। दिल्ली विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट टू अ फैमिली फॉर 50 लाख रुपीज पर एनम। बहुत बड़ा बंगलो रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, उसको रेंट पे दिया है, हर साल 50 लाख रुपए उसके पास आ रहा है। डिटरमाइन वेदर साहिल इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन सच रेंट। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर जो भी जीएसटी, जो भी आप रेंट कलेक्ट करते हो, मतलब रहने के लिए कोई जगह दी उसके लिए रेंट कलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। फटाफट मैं जानबूझ के जा रहा हूँ, आपका जितना कम टाइम वेस्ट हो उतना अच्छा है। तो आंसर क्या है, यस, एज यस तो नहीं होगा भाई, जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है आपको क्योंकि वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नो, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट, करेक्ट है। नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, भाई सप्लाई तो होगा ना, सप्लाई है पर एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे जो आंसर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट फॉर कंज्यूमर, ठीक है। ये सब बहुत सारे, जब जीएसटी लाए थे तो बोला था ना वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसके लिए जितने भी टैक्सेस हम सब्ज्यूम कर रहे हैं स्टेट और सेंट्रल के, तो इसमें ये पूछा है कि कौन कौन से टैक्स अभी तक सब्ज्यूम हो चुके हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विच टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम अंडर जीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम हुआ है कि नहीं, भाई कस्टम तो अभी तक लग रहा है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी सब्ज्यूम नहीं हुआ है। टैक्सेस ऑन लॉटरी सब्ज्यूम हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में। एनवायरमेंट टैक्स करके ऐसा कुछ आया नहीं था चैप्टर 1 में, पर मैं अभी बता देता हूँ कि एनवायरमेंट टैक्स अभी भी लगता है, तो ये केस में एनवायरमेंट टैक्स भी सब्ज्यूम नहीं हुआ है, तो सिर्फ टैक्सेस ऑन लॉटरी है वो सब्ज्यूम हो चुका है, तो 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। से नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या बताओ, गुड्स में इंक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है। गुड्स में इंक्लूड क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या होगा, मनी एक्सक्लूड होगा, सिक्योरिटी एक्सक्लूड होगा। तो इंक्लूड क्या होगा, 1 और 2 इंक्लूड होगा। अभी ये तो कराने की भी जरूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड अ न्यू बिल्डिंग एंड मेक अ फॉलोइंग सप्लाई इन द फर्स्ट मंथ। पहला मंथ है बिजनेस का, हिमाचल प्रदेश का है, उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है बिजनेस और ये सब सप्लाई की है। सबसे पहला क्या किया है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 17 लाख, 17 लाख का इंट्रास्टेट सप्लाई कर दिया है, ठीक है। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का एग्जाम गुड्स का सप्लाई किया है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया भाई ने टैक्सेबल गुड्स। हिमाचल प्रदेश का पहली बात तो लिमिट 20 लाख होता है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स का, तो अगर टैक्सेबल गुड्स का अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर दे तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला है मिस्टर जेड इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज थ्रेशोल्ड ऑफ 10 लाख। 10 लाख का थ्रेशोल्ड सिर्फ मणिपुर के लिए था, त्रिपुरा के लिए था और नागालैंड के लिए था और मिजोरम के लिए था, करेक्ट है, हिमाचल नहीं था उसमें। Mr. Z is not liable to obtain registration as he make exempt supply, भाई पागल है कि exempt के साथ taxable भी तो कर रहा है। Mr. Z is liable to obtain registration as he makes the interstate supply of goods
इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सी आंसर सही लग रहा है। लास्ट क्या है, मिस्टर जैड इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख इज नॉट क्रॉस। पर यहाँ पे इसने इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फटाफट हम लोग ने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेडिंग बेल अ वेडिंग फोटोग्राफर हैज कमेंस प्रोवाइडिंग प्री वेडिंग शूट सर्विसेज इन जयपुर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 2021। एक वेडिंग बेल करके एक कंपनी है जिसने क्या किया है 2021 मतलब ये साल से प्री वेडिंग शूट का सर्विस देने चालू किया है, जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टर्नओवर, अपना टर्नओवर का डिटेल दिया है वेरियस क्वार्टर टिल द दिसंबर, मतलब अप्रैल से जून क्वार्टर में उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ है, जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 30 लाख क्रॉस हुआ है और अक्टूबर से दिसंबर 40 लाख क्रॉस हुआ 40 लाख हुआ है। मतलब यहाँ पे 20 लाख हो गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, तो कितना 90 लाख टोटल आपका टर्नओवर है टिल दिसंबर। यहाँ पे 20 लाख क्रॉस हो गया जून क्वार्टर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा जीएसटी का। आगे बढ़ते हैं। यू में एज्यूम द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 18%, ठीक है 18% एप्लीकेबल टैक्स रेट है। वेडिंग बेल विशेष टू पे द टैक्स एट लोअर रेट, इसको क्या करना है, लोअर रेट पे टैक्स भरना है और ये क्या कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन लेवी के लिए, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर इट कैन डू सो, आपको पहला क्वेश्चन में क्या बताना है कि क्या ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। दूसरा आपको क्या बताना है कि हर एक क्वार्टर के लिए कितना टैक्स भरना है, ये आपको बताना है। दो चीजें आपको बतानी है। सबसे पहली चीज बतानी है कि क्या ये कंपोजिशन लेवी ले सकता है और दूसरी चीज बतानी है कि आपको हर एक क्वार्टर में कितना टैक्स भरना है। तो सर सबसे पहले ये बताओ, वेडिंग फोटोग्राफर तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर को जो आपका कंपोजिशन स्कीम है वो 10(2)(a) में मिलता है, करेक्ट है, जिसके लिए आपका लिमिट है 50 लाख रुपया और रेट है 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। इतना क्लियर है? यस। अगर आपको पता रहेगा तो ये 50 लाख का काउंटिंग कैसे होता है, 50 लाख कैसे देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का 50 लाख देखेंगे और ये जो 6% रेट लगता है ये टर्नओवर इन स्टेट का रेट लगता है। इतना क्लियर है? ये 50 लाख किसका देखते हैं हम लोग, एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं कि 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये 6% हम लोग क्या देखते हैं कि टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का 6% निकालना होता है। तो सर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। ये आप बैठे हो, ये आप बैठे हो, आपकी तरफ से जितना भी बाहर की तरफ जा रहा है, भले नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, नॉन लायबल टू जीएसटी, कुछ भी हो, आपसे आपकी तरफ से बाहर जा रहा है, वो सब क्या माना जाता है, वो सब आपका क्या माना जाता है भाई, वो सब आपका एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी कोई तरीके का जीएसटी जो रहता है वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने समझो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अप्रैल में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप रजिस्ट्रेशन कब लोगे, 20 लाख क्रॉस होगा तब रजिस्ट्रेशन लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो सवाल ये उठता है, ये जो फर्स्ट 20 लाख है ये एग्रीगेट टर्नओवर में सर आता है क्या? ये फर्स्ट 20 लाख है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, आप रजिस्टर्ड कब हुए, जब 20 लाख के बाद हुए, तो टोटल कितना है, 90 लाख है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर ये केस में सर 70 लाख होगा कि 90 लाख होगा, 70 लाख मतलब 20 लाख के बाद वाला और 90 लाख मतलब पूरा सेल्स। तो अगर आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता रहेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर में टोटल 90 लाख आता है, एग्रीगेट टर्नओवर में टोटल 90 लाख आता है। पर टर्नओवर इन स्टेट जब हम काउंट करते हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता है, उसमें ये 20 लाख इंक्लूड नहीं होता, उसके केस में ये कितना होगा, टर्नओवर इन स्टेट 70 लाख होगा। क्लियर है? एग्रीगेट टर्नओवर अपने को कहां का देखना होता है, पिछले साल का बेसिकली देखना होता है। तो पिछले साल में तो बिजनेस था नहीं, तो कंपोजिशन स्कीम स्टार्टिंग में तो तू ले सकता है, कोई तकलीफ नहीं। जब तेरा 50 लाख क्रॉस हो जाएगा, जब तेरा 50 लाख रुपीस का लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तब हम आपको क्या कर देंगे, नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है? यस। टैक्स किसके ऊपर भरना पड़ेगा, टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर भरना पड़ेगा। लिमिट 50 लाख का कैसे देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का देखेंगे। ये दो डिफरेंस आपको पता है तो ये क्वेश्चन में बाकी ऐसा कोई महान काम नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके मॉड्यूल में है उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। फिर मैं आपको जो सजेस्ट आरटीपी में आंसर दिया हुआ है वो फटाफट लेके चला जाऊंगा। देखो सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक रहता है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस ले सकते हो। सेकंड पॉइंट, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो इन दिस ईयर, सो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जीरो था और आपने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। थर्ड पॉइंट, सो एग्रीगेट टर्नओवर कैन ऑप्ट
कंपोजिशन लेवी, अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर आपका लिमिट के अंदर है और आप कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपका रेट रहेगा CGST 3%, SGST 3%, ठीक है। वाइल रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे, मतलब जब आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाएगा, वेडिंग बेल है वो क्या करेगा, कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो काय का कंपोजिशन लेवी, करेक्ट है। फिर कंपोजिशन लेवी लैप्स हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, जो एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है ₹50 लाख, कंपोजिशन लेवी लैप्स हो जाएगा। डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई, और टर्नओवर इन स्टेट का मतलब क्या होता है, उसमें ये वाला जो अमाउंट है वो नहीं आएगा, मतलब टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ 70 लाख आएगा, ये वाला अमाउंट नहीं आएगा, पर एग्रीगेट टर्नओवर में ये वाला अमाउंट भी आएगा। सो अप्रैल टू जून के लिए आपका कितना अमाउंट है, 20 लाख रुपया होता है, शैल बी एक्सक्लूडेड, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। हाउएवर फॉर एग्रीगेट टर्नओवर ये पार्ट क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, जो मैंने आपको बताया। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, अप्रैल टू जून तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो यहाँ पे तो जीरो टैक्स रहेगा। जुलाई से सितंबर आपका टैक्स कितना आएगा, 30 लाख सेल था, वहां पे कंपोजिशन लेवी एप्लीकेबल था, कंपोजिशन लेवी आपने लिया हुआ था, तो 6% मल्टीप्लाई कर दो, 1.80 लाख आपका टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद आपका 50 लाख क्रॉस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन लेवी लैप्स हो जाएगा, तो 40 लाख का 18% टैक्स 7.20 लाख आ जाएगा, करेक्ट है। अभी आपका आंसर यहाँ से एक बार फटाफट देख लेते हैं किस हिसाब से प्रेजेंट किया है, वही फ्लो में प्रेजेंट किया है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है ताकि आपको फटाफट एक बार के लिए समझ जाए कि है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल लिखा है। सेक्शन 10(2)(a) के बारे में बोला हुआ है कि आपका 50 लाख अगर पिछले साल में टर्नओवर लिमिट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। सिंस पिछले साल आपका नील था तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। रेट क्या रहेगा, 3% CGST, 3% SGST, इफेक्टिव रेट 6% रहेगा। किसके ऊपर लगाना है, स्टेट वाले टर्नओवर के ऊपर लगाना है, जो टर्नओवर इन स्टेट रहता है उसके ऊपर लगाना है। फर्दर, वेडिंग बेल्स बिकम एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। जब उसका 20 लाख क्रॉस होगा तब वो क्या होगा, कंपोजिशन लेवी के लिए आपका एप्लीकेबल होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन लेगा तभी वो कंपोजिशन लेगा ना, जब रजिस्टर ही नहीं है तो काय का कंपोजिशन, ठीक है। व्हाइल रजिस्टरिंग अंडर GST, वेडिंग बेल कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, सर्विसेज वाला वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। द ऑप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन to avail a composition scheme for services shall be lapsed with effect from the day when aggregate turnover, जब आपका aggregate turnover है वो क्रॉस हो जाएगा कितना, 50 लाख रुपए। However, for the purpose of determining tax, turnover in state लिया जाएगा जिसमें वो 20 लाख इंक्लूड नहीं होगा। Thus, for determining the turnover in a state for a payment of tax under composition scheme for services, turnover of April 20 to June 21 क्वार्टर है वो तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टर्नओवर इन स्टेट के लिए, पर एग्रीगेट टर्नओवर में वो इंक्लूड रहेगा। फिर जो नेक्स्ट 30 लाख है उसके ऊपर आपका कंपोजिशन स्कीम लग जाएगा, इट शैल पे एट द रेट 6%। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर, जो वो 20 लाख रुपए है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो सेकंड क्वार्टर में ही 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाएगा। अगर 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको क्या रहेगा, कंपोजिशन स्कीम से आप क्या निकाल दिए जाओगे, उसके बाद आपका नॉर्मल टैक्स भरा जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं थे। यहाँ पे देखो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो गया, अगर 50 लाख हो गया तो आपका यहाँ पे लास्ट आपको 30 पे 6% मिलेगा। 50 लाख हो गया तो आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, नॉर्मल स्कीम में आ गए तो आपके ऊपर 18% क्या लगा, टैक्स लगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। बेसिकली ओवरव्यू दे दिया, फटाफट अभी आप चाहिए तो एक बार रीड कर लेना, एक बार सीक्वेंस में लिख देना कि कौन सा पॉइंट में क्या क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट बात करता है सेक्शन 10(2)(a) के बारे में बता रहा है, सेकंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है, थर्ड टैक्स रेट के बारे में बता रहा है। तो जब एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे ना तो फटाफट आपको रिमेंबर चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि इजी क्वेश्चन है, RCM का क्वेश्चन है। मिस्टर प्रियम, डायरेक्टर ऑफ मून कंपनी, सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रियम करके आदमी है जो डायरेक्टर है कहाँ का, सन मून प्राइवेट लिमिटेड का, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 1.25 लाख। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे ये प्रियम है जो कि डायरेक्टर है, कहा किसका डायरेक्टर है, सन मून प्राइवेट लिमिटेड का है। ये इनको सर्विस दे रहा है जिसके सामने ये इनको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कितना, 1.25 लाख रुपए, करेक्ट है। फिर क्या पूछा है, ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन अबव बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस, मतलब ये दो जो केसेस है इसमें क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा ये बताना है, एंड हु इज लायबल टू पे जीएसटी ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मिस्टर प्रियम इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर प्रियम कौन है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कहाँ का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सन मून प्राइवेट लिमिटेड का, एंड ही इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो वो चीज शेड्यूल 3 के पैरा 1 में आ जाती है,
करेक्ट है। शेड्यूल 3 वो क्या था, बीसी लेम करके मैंने एक बताया था ना, मैंने शेड्यूल 3 का पैरा 1 बोलता है अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रीएम जो सर्विस दे रहा है वो एज ए एम्प्लॉय नहीं दे रहा, एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन दे रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी तो लगेगा। जीएसटी कैसे लगेगा सर, आरसीएम करके सेक्शन 9(3) में जो सर्विसेज का आरसीएम पड़ा था, याद है? यस याद है। उसमें अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विस देता है तो वो केस में डायरेक्टर को ढूंढना मुश्किल है, तो कंपनी ही क्या कर देगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या कर देगी, टैक्स भर देगी। तो यहाँ पे देखो प्रीएम फर्स्ट केस में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अगर शेड्यूल 3 पैरा 1 में तो नो सप्लाई, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनसे एम्प्लॉय नहीं है, तो टैक्स जो है वो कंपनी पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, प्रीएम इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पे प्रीएम जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो क्या है, एम्प्लॉय है सन मून प्राइवेट लिमिटेड का। ऊपर वाले केस में प्रीएम कौन था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है। आउट ऑफ द रेम्यूनरेशन amounting to rupees 1,25,000, 60,000 has been declared as a salary in the books of accounts। मतलब टोटल 1.25 लाख था, उसमें से 60,000 क्या है उसका सैलरी है और बचा हुआ 65,000 क्या है पता नहीं देखते। 60,000 जो है वो सैलरी है और उसके ऊपर टीडीएस काटा है 192 सेक्शन में। हाउएवर जो 65,000 है वो उसको अदर देन सैलरी दिया गया है जिसके ऊपर टीडीएस काटा है 194J में। 194J में टीडीएस कब कटता है, जब आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो ये एज अ प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। और जब मैंने आपको आरसीएम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने स्पेसिफिकली आपको खासकर बोला था यहाँ पे टीडीएस का इंप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है। अगर 192 में टीडीएस कटता है तो कोई टैक्स नहीं भरेगा, पर अगर 194J में टीडीएस कटता है तो वो केस में कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स भरेगी, क्योंकि ये सैलरी नहीं है, प्रोफेशनल फेस है। तो जो 60,000 का सैलरी है वो शेड्यूल 3 हो जाएगा, शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पर 65,000 है उसके ऊपर आरसीएम में क्या कर देगी, कंपनी टैक्स भर देगी। इज इट ओके? यस सर। तो इसका भी एक बार आप क्या करो, फटाफट रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट पे। देखो सबसे पहले शेड्यूल 3 का पैरा 1 क्या बोलता है, अगर कोई एम्प्लॉयर को सर्विस देता है ड्यूरिंग इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो एम्प्लॉय नहीं है, तो ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सन मून कंपनी क्या करेगी, टैक्स भरेगी। सेकेंड पार्ट में जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी डिक्लेयर किया हुआ है, वो तो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा नहीं। पर जो 194J में जिसके ऊपर टीडीएस काटा हुआ है, मतलब एज ए प्रोफेशनल फीस, वो आपका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आपको आरसीएम में कंपनी टैक्स भर देगी। फिर दोनों का बाइफर्केशन दिया है, 192 के केस में टीडीएस नहीं कटेगा, 194J के केस में टीडीएस क्या बोलो, 192 के केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 194J के केस में आपका कंपनी आरसीएम में टैक्स भर देगी। ठीक है, एक बार पॉज करके फटाफट रीड कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस काशी इज अ रजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट सप्लायर गुड्स इन हरियाणा। हरियाणा में इंट्रा स्टेट सप्लाई करती है गुड्स का, कौन, मिस काशी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर, अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में वो 55 डेज आउट ऑफ स्टेशन चली गई। किसके लिए चली गई, अपना कुछ भी पिलग्रिमेज वगैरह, दर्शन वगैरह करने चली गई, कुछ भी बनारस वगैरह चली गई, ठीक है। दस नो बिजनेस ट्रांजेक्शन वॉज मेड ड्यूरिंग द अगस्त। तो अगस्त मंथ में कोई, अगस्त से सितंबर गई तो वो टाइम पे कोई बिजनेस किया ही नहीं, अगस्त में जीरो टर्नओवर, जीरो कुछ नहीं। मिस काशी इज इन ओपिनियन दैट देयर इज नो ट्रांजैक्शन, देयर इज नो नीड टू फाइल मंथली जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको लगता है कि जीएसटीआर 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, भाई कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो क्यों करो। पर उसका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो उसको एडवाइस कर रहा है कि तुमको जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। कैसे फाइल करना पड़ेगा, नील फाइल करना पड़ेगा। तो वेदर द एडवाइस गिवन बाय टैक्स कंसल्टेंट इज करेक्ट, क्या जो एडवाइस दी है टैक्स कंसल्टेंट ने वो सही दी है क्या, बिल्कुल सही दी है। अगर आपको पता रहेगा, भले ही आपके पूरी टेबल में जीएसटीआर 3B का जो भी पूरा टेबल है, हर एक एंट्री में कुछ आपको डालना नहीं है, टेबल में कुछ नहीं डालना, जीरो
कोई आपने कुछ किया नहीं, फिर भी आपको नील रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। ऐसा साफ साफ लिखता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, जीएसटीआर 3B में लिखा हुआ है, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो उसको लग रहा है, काशी को गलत लग रहा है, भाई तेरे को जीएसटीआर 3B नील जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, will your answer in A will be changed if Miss Kasi has a place an order for some purchases during the August over her mobile phone which has been received in her premises and she intended to take ITC on the same। मतलब ये केस में क्या बोला कि भाई यहाँ पे तो क्या था, जीरो सप्लाई था, पर यहाँ पे क्या बोला, एक इसने क्या कर दिया है, इनवर्ड सप्लाई लिया है जिसके ऊपर इसने आईटीसी क्लेम किया है। तो इसको भी क्या नील रिटर्न में आएगा क्या? नहीं भाई, नील रिटर्न कब आएगा, जब आपकी जीएसटीआर 3B की पूरी टेबल जो है उसमें कुछ एंट्री नहीं है, 0 0 0 0 हर जगह आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने एक भी ट्रांजेक्शन किया है, भले ही इनवर्ड सप्लाई का किया है, तो ये नील नहीं रहेगा, ये नॉर्मल रिटर्न आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। सी पॉइंट, अज्यूमिंग इन ए अबव, ए में आपको देखना है Miss Kasi does not have internet facility in her mobile। मिस काशी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, एज देयर इज अ नो फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर। मतलब रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर दो पोर्टल के थ्रू, या फिर आपका जो फैसिलिटेशन सेंटर जो कमिश्नर ने डेवलप किया है वहां पे जाके आप क्या करो, रिटर्न फाइल करो। पर यहाँ पे दोनों अवेलेबल नहीं है। समझो कि केदारनाथ वगैरह गई हो, वहां पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा, वहां पे कोई फैसिलिटेशन सेंटर भी नहीं है, वेदर नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। क्या ऐसे केस में रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है क्या काशी को? भाई गलत बात है। अगर यहाँ पे आपको पता रहेगा कि अगर आपका नील जीएसटीआर 3B है, नील जीएसटीआर 3B है, नील जीएसटीआर 1 है, अगर नील है तो आप मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हो। आपको एक एसएमएस भेजना है, जब आप एसएमएस भेजोगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। करेक्ट। तो यही पॉइंट था। यहाँ पे ये देखो, ये मिस काशी है, अगस्त और सितंबर के मंथ में वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई 55 दिन के लिए। ओपिनियन ऑफ काशी क्या है, नो जीएसटी फाइलिंग। ओपिनियन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा, नील। तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने पूरा स्टोरी सुना दिया है। आप क्या करो, रीड कर दो, पॉज करके फटाफट रीड कर लो, तो आपका आरटीपी साथ साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ABC रीड करो। एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट सही है, जीएसटीआर 3B मैंडेटरी होता है इवन इफ नील, ठीक है। देयरफॉर इन गिवन केस उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चाहिए तो एसएमएस से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 3B मींस रिटर्न। नील रिटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी जो भी टेबल है उसमें कोई एंट्री नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे, नील मानेंगे। यहाँ पे उसने एक आईटीसी लिया हुआ है तो ये नील नहीं रहेगा, उसको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और लास्ट केस में एसएमएस के थ्रू क्या करो, आप फाइल करो। एक बार रीड करो, फिर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जीएसटी के आरटीपी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, बाली लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम मुंबई ऑफिस एंड दिल्ली ऑफिस। बाली लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या करती है, सर्विस देती है, सिक्योरिटी सर्विस देती है। कहाँ से देती है, मुंबई ऑफिस से देती है, दिल्ली ऑफिस से देती है। एग्रीगेट टर्नओवर मुंबई ऑफिस का कितना है, 300 करोड़ है, और दिल्ली ऑफिस का कितना है, 250 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, 300 और 250, 550 टोटल हो रहा है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये साल के नवंबर में बाली लिमिटेड क्या करता है, डुप्लीकेट इनवॉइस बनाता है एंड डज नॉट इशू ई इनवॉइस। डुप्लीकेट इनवॉइस तो सर्विस वालों को बनाना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉपी रहेगा वो रिसिपिएंट के पास जाएगा, सेकंड कॉपी सप्लायर के पास जाएगा। पर ये डुप्लीकेट इनवॉइस बना रहा है, पर यहाँ पे ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहा। इसको लग रहा है कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो लिमिट है ई इनवॉइस की उसका क्रॉस नहीं हो रहा है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन जो बाली लिमिटेड का व्यू है वो करेक्ट है कि नहीं है। ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के एडवांटेज भी बता दो साथ साथ में। तो ठीक है भाई, बता देता हूँ। सबसे पहले बाली लिमिटेड का व्यू तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइस का मैंने एक 20-25 मिनट का अलग से लेक्चर भी डाला है, आप देख सकते हो। आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड मॉड्यूल से, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है तो आपको ये साल में ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइस क्या होता है क्या नहीं होता है वो पूरा मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द व्यू टेकन बाय बाली लिमिटेड इज करेक्ट नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ क्रॉस हो जाता है, 550 करोड़ हो जाता है तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के सर एडवांटेज क्या है? काफी सारे एडवांटेज है भाई, जैसे पेपरलेस हो जाएगा, फेक इनवॉइस नहीं बना सकते, फिर आपका टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, खर्चा कम हो जाएगा ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। फिर आपका जो आप ई इनवॉइस में डाल रहे हो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? GSTR 1 में चला जाएगा, GSTR 3B में चला जाएगा। फिर आपका रिकंसिलेशन करना आसान हो जाएगा, जब टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस वगैरह भेजना पड़ेगा तो उसके पास सीधा ई इनवॉइस पड़ा रहेगा, वहां से वो सीधा चेकिंग कर लेगा। फिर एक एडवांटेज ये भी है कि उसके ऊपर एक QR कोड लगा रहेगा, जिसको स्कैन करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है। तो बेसिकली ये सब एडवांटेज है। बाली लिमिटेड का जो टेक है वो गलत है लॉ में। नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, विद क्लास एक्सेप्शन क्या दिए हुए, SCZ वगैरह दिए हुए, वो वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ग्रेटर देन 500 करोड़ आर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हो रहा है पिछले साल में, उसको ई इनवॉइस इशू करने जरूरी है। द एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑन कॉमन पेन, ठीक है। एलिजिबिलिटी का बेसिस क्या रहेगा? एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर रहेगा। कॉमन पेन मतलब जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा वहां पे वो कॉमन पेन पे, एक पेन पे जितना भी आप पूरे जगह पे भेज रहे हो वो सब आपका क्या हो जाता है? एनुअल टर्नओवर पे आ जाएगा। दैट्स द एग्रीगेट टोटल टर्नओवर ऑफ बाली लिमिटेड इज मोर देन 500 करोड़, तो उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। फर्दर वेयर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड टू इश्यू इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप ई इनवॉइस इशू करते हो तो आपको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी में कुछ इशू करने की जरूरत नहीं है, आपका ई इनवॉइस सबके ऊपर भारी है, ठीक। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? ये देखो, 2 पॉइंट एलिमिनेशन पे है, आपका फेक इनवॉइसिंग एलिमिनेट हो जाएगा और आपका पेपर वाले ट्रांजेक्शन होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब क्या है? पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। मतलब पहले जो आपका 100 रुपया खर्चा लगता था, अभी गवर्नमेंट बोलती है हम 4 रुपए तक आपको लाके दे देंगे, हम आपको अभी 4 रुपया खर्चा लगेगा। और आपका टैक्स इविजन कम हो जाएगा। ये तो 4 पॉइंट हो गए, 4, 2 एलिमिनेशन 2 रिडक्शन। पेपरलेस ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइस, फिर रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, रिडक्शन इन कॉस्ट। फिर अर्ली पेमेंट आ जाएगा, जैसे ई इनवॉइसिंग में आपका डिस्प्यूट सब खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट पोर्टल पे अपलोड रहेगा, वहां से आप सीधा ले सकते हो। रिकंसिलेशन और एक्यूरेसी रहेगा, डिपार्टमेंट के पास रहेगा, तो ई इनवॉइस रहेगा तो कुछ मगजमारी नहीं है कि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे। और लास्ट में क्या है? ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसिंग इनटू GST रिटर्न। मतलब एक बार आपने ई इनवॉइस में डेटा फीड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक GSTR 1 में भी चला जाएगा और ईवे बिल में भी चला जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेज है, रीड कर लेना। तो यहाँ पे आपका GST का RTP खत्म होता है। होप सो वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जिनको कुछ डाउट है लाइक वगैरह